हाँ हाँ भाई, ऑनलाइन सब ठीक है। ऑनलाइन ऑल क्लियर, साउंड वीडियो ऑनलाइन। हमारी आज बात है टेलीस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दो बातें हमें करनी है। टेलीस्कोप भी हो गया है ना? नहीं हुआ है? अच्छा, एक फॉर्मूला निकाला था हमने माइक्रोस्कोप में, एफओ भी कम होना चाहिए और एफई भी कम होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की। देखिए टेलीस्कोप का क्या वर्किंग है। जैसे दो पॉइंट है और आपस में इनका सेपरेशन y है और हमसे इनकी दूरी x है। हमारी आई पे जो एंगल बनाएंगे, मान लो अल्फा है, अल्फा एंगल आई पे बनाए। हम जानते हैं कि अगर आई का अपर्चर ए है तो आई की लिमिट है 1.22 लैम्डा अपॉन ए आई। और अगर ये एंगल अल्फा कम है तो हम जानते हैं कि ये दो पॉइंट अलग अलग हैं वैसे तो, पर हमें अलग अलग नहीं दिखेंगे क्योंकि एंगल लिमिट से कम है। तो दो ऑब्जेक्ट जो बहुत पास हैं वो हमें अलग नहीं दिखेंगे, हमारी लिमिट है आंख की। बात हम भी जानते हैं कि दो की दो इमेज बन रही होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पर वो दो इमेज एक दूसरे पर इतनी ज्यादा ओवरलैप कर रही हैं। मैंने बताया भी था कि रेले क्राइटेरिया जो कहता है कि एक का सेंटर जब दूसरी डिस्क के अंदर आ जाए तो दो ऑब्जेक्ट दो नहीं दिखते, रिजॉल्व नहीं दिखते, एक दिखते। कुछ वैसा ही अभी हो रहा है क्योंकि एंगल जो उन दो ऑब्जेक्ट ने आई पे सबटेंड किया है वो आई की लिमिट से कम है। तो ये हम इस फैक्ट को जानते हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम इनको अलग देखना चाहें तो कैसे देखें, क्योंकि ये तो अलग तो नहीं दिखेंगे, ये हमारी लिमिट है। और हम ये भी जानते हैं कि ये लिमिट हमारी कितनी है, 1 मिनट है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग आती है 1 मिनट। और दो पॉइंट अगर आई पे 1 मिनट से छोटा एंगल बना रहे हैं तो हमें नहीं दिख सकते अलग अलग। ये हमारी दिक्कत है। तो अब लगता है कि यार को अलग देखना है, क्या करें? तो एक बात तो ये है कि अपन ये दोनों में जो एंगल है इसको बढ़ाएं। अब एंगल बढ़े कैसे? क्योंकि जो अल्फा है ये वैल्यू है y बाई एक्स। अब या तो y बढ़े, यानी मान लीजिए हम दो स्टार देखना चाहते हैं और दोनों स्टार के बीच का सेपरेशन बढ़े, या तो सर ये तो कैसे बात है, ये तो बात बनी नहीं कि दोनों स्टार ज्यादा दूरी पे होंगे तो अलग दिखेंगे। भाई हमें तो देखना है वो जितनी दूरी पर हैं। अब उनको वो दूरी तो हम बढ़ा नहीं सकते। फिर एक काम किया जा सकता है कि हम x कम कर दें, तब भी एंगल बढ़ सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, भाई हम तारों के पास कैसे जाएंगे? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एंगल इसका मतलब हम नहीं बढ़ा पाए। हमारे दिमाग में ये आ सकता है क्या लेंस से एंगल बढ़ा लेंगे? तो भी हम ये जानते हैं कि नहीं, लेंस एंगल बढ़ाता नहीं।
ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड करता है लेंस पर, उसकी इमेज उतना ही एंगल सबटेंड करती है। लेंस एंगल बढ़ा के नहीं देता। माइक्रोस्कोप में भी याद करिए, हमने एंगल जब बढ़ाया था तो डी पर दिक्कत आई थी कि नहीं काम हो रहा है, तो हम थोड़ा पास लाए थे, और पास लाने से ही एंगल बढ़ा था। और पास लाने के बाद एक नई समस्या हो गई थी कि हमारा रेटिना पर इमेज हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने एक मदद ले ली थी, उसी मदद का नाम था सिंपल माइक्रोस्कोप। वही लेंस हमने लिया था। तो उस लेंस ने कोई एंगल बड़ा करके नहीं दिया था, उस लेंस ने तो केवल इमेज को रेटिना पर बनाने में हमारी मदद की थी। हम इतनी पावर नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उनका चलो मदद दे देते। तो कुछ इस तरह अपना काम हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि फिर इन स्टार को अलग देखा कैसे जाए, क्योंकि एंगल बढ़ाने का क्या साधन, दोनों के बीच की दूरी बढ़ा नहीं सकते, हम पास जा नहीं सकते, लेंस बढ़ाएगा नहीं। फिर तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इसी एंगल पर हम इनको देख पाए। बोले सर, जब इमेज ही नहीं बन रही है अलग अलग, और इमेज ही ओवरलैप हो रही है, तो हम कैसे अलग अलग इनको देख पाएंगे? इमेज तो बने पहले अलग अलग। तो एक ऑप्शन और दिमाग में आया, कह रहा आंख बड़ी कर लें। आंख बड़ी कर लेंगे तो ए बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ये छोटी हो जाएगी, और अल्फा छोटा नहीं हुआ है ना, ना बड़ा हुआ, अल्फा तो अल्फा है। पर हमारी लिमिट अगर हम कम कर लें अल्फा से, तो क्या ये लेंस अलग अलग इमेज नहीं बना लेगा? बोले सर बात तो सही है कि अगर ये अलग अलग इमेज बन जाए तो काम तो हो सकता है। तो अब या तो आंख का लेंस बड़ा करें। बोले सर ये अपने हाथ में का है। तो यार कोई बात नहीं, अपनी आंख से इमेज अलग अलग बनवाए, ये कहाँ जरूरी है। अपन एक लेंस ले लें, बड़ी साइज का रख लें, एक ही वैल्यू को ज्यादा कर लें। जब एक ही वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी उस लेंस का अपर्चर कैसा लेंगे? ज्यादा। उससे उसकी लिमिट 1.22 लैम्डा बाई ए किसका अब लेंगे? टेलीस्कोप का। उसके ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बहुत बड़ा ले ली, तो आप जानते हैं लिमिट कम हो गई। वही दो स्टार है, आपस में उनकी दूरी अभी भी वाई है, हमसे वो अभी भी एक्स दूरी पर है। अभी भी वो जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू वाई बाई एक्स है। पर अब लिमिट कम हो गई है इसकी, यानी ये बड़ा साइज में हो गया है, तो ये अब डिफ्रेक्शन थोड़ा कम करेगा, डिस्क थोड़ी छोटी छोटी बनाएगा। याद करो, रेडियस ऑफ द डिस्क 1.22 लैम्डा बाई ए। तो ओवरलैप होने का चांस कम होगा, यानी अब हमें दो इमेज बन जाएंगी, बनेगी इसी एंगल पे, पर दो बन जाएंगी। अब ये बात भी सही है कि ये दूरी तो लाइट ईयर में है, स्टार की दूरी तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है, और ये तो अपना 1 मीटर मान लो, तो दूरी बहुत ज्यादा, ये बहुत कम। तो जो साइज बनी होगी वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्मॉल बनी होगी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि इमेज जितना दूर बनती है उतनी बड़ी बनती है, और जितनी पास बनती है उतनी छोटी बनती है, तो बहुत ही छोटी बनी होगी। बोले यार बात छोटी और बड़ी की नहीं है, ये बात सही है किसने ये जो इमेज बनाई वास्तव में स्टार की तुलना में वो कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। पर खास बात यह बन गई, हमारी आंख का लेंस तो इनकी अलग अलग इमेज ही बनाने को तैयार नहीं था, वो तो ओवरलैप इमेज बना रहा था, वो तो दो बनाने को तैयार नहीं था। कम से कम इस लेंस ने दो इमेज तो बना ली ना। अब हम इनको देख लेंगे। बोले सर अपन ये तो बहुत ही छोटी हैं, आप जैसा कह रहे हैं। हाँ बहुत छोटी हैं। बोले फिर अपन इनको अलग अलग कैसे देख लेंगे? है ही बहुत छोटी, देखेंगे कैसे? अरे तो यार एक माइक्रोस्कोप लगा लेंगे ना, और इनको किसकी मदद से देख लेंगे? माइक्रोस्कोप। तो ये पीछे अपन यहाँ एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आईपीस। और इससे हम देखेंगे, और बहुत पास से देखेंगे, जैसे दो इमेज बन गए एकदम पास जाके देख लें।
अब जितना पास जाके देखेंगे एंगल उतना बड़ा हो जाएगा। अब ये बात तो सही थी कि जब हम इनको डायरेक्ट देख रहे थे तब एंगल कितना था, अल्फा, और हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट नहीं देखा, पहले उसकी इमेज बनाई और इमेज बनाकर उसको बहुत पास से देखा। तो अब हमें जो एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मान लो बीटा मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा था, अल्फा, अब हमें क्या मिल रहा है, बीटा। तो ये जो अब हमें मिल रहा है, जो पहले हमें मिल रहा था, यही रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। मान लो पहले आधा मिनट का एंगल मिल रहा था और मैं उन दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहा था। अब मैंने टेलीस्कोप लगाया और मान लो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 10 है, तो वो एंगल मुझे 10 गुना करके दे रहा है, यानी ये वैल्यू 10 है। यानी बीटा, अब जो मुझे एंगल मिल रहा है वो इस अल्फा का 10 गुना, आधा मिनट था ना पहले, तो उसका 10 गुना करो, जैसे 5, अब ये मुझे 5 मिनट दे रहा है। तो अपन डायरेक्ट जब देते हैं, देखते हैं, तब जो एंगल में हमें मिल रहा है, और अब टेलीस्कोप लगा के हम देखें, अब हमें जो एंगल मिल रहा है बीटा, इन दोनों का रेशियो ले लें, यही उस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो एक्चुअल में हमें बड़ा एंगल इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम पास चले गए, बड़ा एंगल इसलिए मिल रहा है हम उस ऑब्जेक्ट के पास तो गए ही नहीं। हम तो क्या क्या किया हमने, क्योंकि हम उसके पास जा भी नहीं सकते थे, हम एक्स कम भी नहीं कर सकते थे एंगल बढ़ाने के लिए, पर हमने एक इनडायरेक्ट टेक्निक लगाई। हमने पहले उसकी इमेज बनाई। आंख का लेंस तो उसकी अलग अलग इमेज बनाने को भी तैयार नहीं था, पर हमने एक बड़ी साइज का लेंस लिया और उसकी मदद से पहले अलग अलग इमेज बनाई, और हम फिर बहुत पास चले गए इमेज के। और अब जो हमें एंगल मिल रहा है बीटा, वो डायरेक्ट हमें एंगल मिल रहा था उससे जितना गुना मिल रहा है, जितना टाइम्स वो एंगल है, m टाइम्स, तो हम कहेंगे इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन m है। तो इससे साफ आपको लग रहा होगा कि सर इसका मतलब हमें टेलीस्कोप का लेंस बड़ा लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा रखना चाहिए, और इतना बड़ा रखना चाहिए कि अब ये जो अपना 1.22 लैम्डा अपॉन 8 टेलीस्कोप की जो वैल्यू है, एक को इतना ज्यादा लेना चाहिए कि अल्फा से क्या हो जाए, कम हो जाए। हाँ, इतना बड़ा इसको लेना चाहिए साइज में। उससे फिर ये क्या हो जाएगा कि इन दोनों की अलग अलग इमेज बना पाएगा। ये दिखा नहीं पा रहा, इमेज बना पा रहा है केवल। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का पर्पज कोई बड़ी साइज की इमेज बनाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस का पर्पज जिन दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज हमारी आंख का लेंस रेटिना पे नहीं बना पा रहा था, वो ऑब्जेक्टिव लेंस इन दोनों की इमेज को अलग अलग बना पा रहा है, दिखा भी नहीं पा रहा है। देखेंगे तो हम किससे, आईपीस से, और बहुत पास जाकर के देखेंगे, ताकि अब जो हमें एंगल मिले बीटा, वो जो ओरिजिनल हमें एंगल मिल रहा था उससे अल्फा, उससे m टाइम्स अगर मिला तो मैं कह दूंगा कि मैग्निफिकेशन m। इसका मतलब हम डायरेक्ट अब उसको नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, उसकी इमेज को देखेंगे। इमेज क्यों बना पाए अलग अलग, क्योंकि हमने अपर्चर बड़ा किया। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि टेलीस्कोप का अपर्चर हमें बड़ा रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो ये काम करके दे पाएगा। बड़ा अपर्चर रखने से एक फायदा और हुआ, वो 2 पॉइंट जिनकी अलग अलग इमेज ही नहीं बन रही थी अब बन गई ना। तो अगर बहुत पास पास के पॉइंट की इमेज भी अगर अलग अलग वो बना पा रहा है तो क्लैरिटी बढ़ेगी ना। और इसीलिए हम कहते हैं बड़ा साइज का अगर हम अपर्चर रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है उसकी क्लैरिटी बढ़ती है। और एक और बात हम यहाँ समझ सकते हैं कि बड़ी साइज रखने से अब वो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा क्वांटिटी को वो रिसीव कर पाएगा, तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो बड़ा साइज से हमें दो फायदे हुए, एक तो इंटेंसिटी बढ़िया मिली और दूसरा क्लैरिटी ऑफ इमेज बढ़ती है। इसी साल ये सवाल आया था, तो इस बात को हम ऐसे यहां से समझ सकते हैं। तो एक लॉजिकल तरीके से हमने समझा कि भाई देखो हमें मैग्निफिकेशन क्यों मिला,
और मैग्निफिकेशन क्या है भाई, इतने जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है, मैं उसके पास जाके नहीं देखना चाहता, पर उसमें बारीक बारीक कुछ चीजें हैं, उनको अलग अलग देखना चाहता हूँ, तो अभी मेरी आंख पे एंगल बन रहा है उनका अल्फा, टेलीस्कोप लगाऊं, बाद में एंगल मिला बीटा, तो बीटा बाई अल्फा, बस यही एम है। एम ज्यादा रखने के लिए क्या करना है, लेंस बड़ा नहीं रखना है। अभी तो एम का कैलकुलेशन अलग से मैं लाऊंगा कि एम को ज्यादा रखने के लिए क्या करना चाहिए। अभी तो अपन ने एक बात सीखी है, बहुत पास की में ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाए, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक बात तो क्लियर हो गई कि साइज तो बड़ा रखना ही है, और एक एडिशनल फायदा, एक के साथ एक फ्री वाला, कौन सा, क्लियरिटी तो बढ़ ही गई, इंटेंसिटी भी बढ़ गई, तो दो फायदे हुए, एक नुकसान भी हुआ। आप जानते हैं बेटे, अपर्चर ज्यादा होता है तो स्फेरिकल एबिरेशन बढ़ जाता है, पर वो लेंस इतना थिन है, अभी मैं बात करूंगा, कि उसमें वो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ओवरऑल फायदे में ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि हम इस सवाल में एम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये दूरी बी ओ है जहां इसने इमेज बनाई, और जहां से हम देख रहे हैं वो दूरी मान लो यू ई है। हम जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हैं, यूई को अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, यूई की अपनी एक रेंज है। हम जानते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन में एम में यू को डी बाई यू आता है, और यू को कम लेना चाहिए, पर हम ये भी जानते हैं कि यू को एक रेंज में लेना पड़ता है, एफ और डी एफ अपॉन डी प्लस है, इस रेंज में हमें रखना पड़ता है, ताकि ये लेंस इसकी जो इमेज बनाए वो कहाँ बनाए, याद करो, इन्फिनिटी से डी के बीच में, और हम उसको देख पाए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यू की भी अपनी एक रेंज है, यू की रेंज याद दिला रहा हूं मैं, यू की रेंज है ज्यादा से ज्यादा एफ, और लोअर लिमिट क्या है यू की, डी इंटू एफ अपॉन, जब ये रखेंगे तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन की याद आ रही है क्या, डी एफ ही, और अभी एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1 प्लस डी बाई एफ। तो अगर मैक्सिमम एम आ जाएगा अगर अपने पास में, तो यू मिनिमम भी अपने आप आ जाता है, सब जानते हैं, इस दोनों काम हम करके आए हैं। अब यहां देखें जरा, यहाँ अभी इसकी प्रेजेंटली बस इतनी सी दिमाग में रखना है, भाई यू की लिमिट है। अब मान लो ये दूरी h है, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, हम जान रहे हैं, पर क्या h बाई वी नॉट, क्या ये अल्फा नहीं है, आर्क बाई रेडियस, क्या h बाई यू ई, क्या ये बीटा नहीं है, h बाई यू ई, ये बीटा है, आर्क बाई रेडियस, ये आर्क की तरह काम करेगा, ये रेडियस की तरह काम करेगा, आर्क बाई रेडियस, क्या मिला आपको, एम, एम मिला, बीटा अपॉन अल्फा, यहां से आया वी ओ बाई यू ई, ये एम आया। दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, वी ओ प्लस यू, इन दोनों लेंस के बीच के सेपरेशन को ही बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो ये नीचे वाली डिजिट आ गई ट्यूब लेंथ, और हम फार्मूले को दिमाग में नहीं लाकर सिंपल ये सोचेंगे कि भाई ये ये इमेज बनाएगा, और यहां से अपन देखेंगे, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो ले लेंगे ना, बहुत कॉमन बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो ले लेंगे तो एम आ जाएगा, और दोनों डिस्टेंसेस का सम कर लेंगे तो ट्यूब लेंथ। मैं वी और यू में नहीं उलझ रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि भाई इस लेंस ने कहाँ इमेज बनाई और हमने कहां से उसे देखा, दोनों का रेशियो ले लो, एम आ जाता है, दोनों का जोड़ लगा लो, ट्यूब लेंथ आ जाती है। एक बहुत सिंपल सी बात मैंने आपसे कही। अब ये इसकी बेसिक मैंने आपको सिखाई। अब ये अगर ये दूरी बहुत ही ज्यादा हुई तो आप समझ सकते हैं ये दूरी फोकस के बराबर आ जाएगी, तो जो आएगी आ जाएगी यार, हमें क्या मतलब है, हमें तो एक दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया, दोनों का रेशियो लेना है, दोनों का जोड़ लगाना है, रेशियो से एम आ जाएगा और सम से ट्यूब लेंथ, बस यही टेलीस्कोप है। अब कैसे भी करें, मैं एक सवाल करके अब आपको देता हूं, पहले सिखा दिया मैंने आपको,
पर मैं सवाल पहले करूंगा, फिर मैं उसके फॉर्मूले को याद दिलाऊंगा, तो आपको लगेगा ये तो सर अपने फॉर्मूले पढ़ते हैं ना अपन, पर मैं पहले फॉर्मूले नहीं पढ़ूंगा, पहले सवाल करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जरूरत कहाँ है फॉर्मूले। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, इसको मैंने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। और मान लो मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल, कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये ऑब्जेक्ट कहां होगा मेरा, बताओ? बहुत दूर होगा, तारे देख रहे हैं अपन। तो खुद बताओ कि इमेज कहां बनेगी, खुद बस है ना। ये एक बात समझ ली अपन ने, अपने इसको छोड़ो, अब मैं जो बात कर रहा हूं उस पर आ जाओ। ये बहुत दूर है तो इमेज कहां बनेगी? 100 सेंटीमीटर दूर। चलो, ये 100 सेंटीमीटर दूर इमेज बन गई। अब मान लो यहां इमेज बन गई और हम इसे यहां से देखना चाहते हैं, ये अपना आई पीस है। अब ये दूरी कितनी लूं? तो आप तुरंत मुझे कहेंगे सर आप ये बताओ कि आप देखना कहां चाहते हो? आप रिलैक्स होकर देखना चाहते हो क्या? नॉर्मल एडजस्टमेंट? क्या आप डी पे देखना चाहते हो क्या? तो आपको याद है कि आपको 4 डायोप्टर यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी इच्छा सर 50 सेंटीमीटर दूर देखने की हो, 3 ही तो ऑप्शन होगा भाई। अल्टीमेटली देखने वाला 3 बात पूछ सकता है अपने से, या तो कह दे व्हाट इज मैग्निफिकेशन अंडर नॉर्मल केस, व्हाट इज मैग्निफिकेशन व्हेन ही इज यूजिंग हिज मैक्सिमम एकोमोडेशन मींस लुकिंग एट डी, या ऐसा कह दे कि वो 50 सेंटीमीटर दूर देखना चाहता है। 3 मैंने ऑप्शन लिए और अब मैंने सोचा यार इस सवाल को करके देखें भाई, कैसे करेंगे, कुछ तरीका बिठाते हैं करने का। अब देखो मेरे देखने के ऊपर ही ऐसा सोच रहा हूं कि यार अगर मैं इन्फिनिटी पे देखूंगा तो ये इमेज कहां बनाए। मेरे पास इक्वेशन आ गई, 1/v 1/u 1/f। f की वैल्यू कितनी है? 10। अब एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है ये दूरी मिल जाए। अगर ये दूरी मिल जाए तो मैं जानता हूं कि इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे m आ जाएगा। अब u निकालना है। अब u की वैल्यू तो इसी बात पे डिपेंड करेगी ना कि मैं देखना कहां चाहता हूं। नहीं, अब मैं देखना चाहता हूं, मान लो इन्फिनिटी पे देखना चाहता हूं, नॉर्मल रहना चाहता हूं, तो ये इमेज कहां बनाए लेंस, बताओ कहां बनाए? इमेज इन्फिनिटी पे बनाए जब जहां हम देखना चाहते हैं। तो यू क्या लेंगे? फोकस के बराबर। याद आ गया, कल भी किया था अपन ने। तो यू का वैल्यू आ गया -10। अब क्या मैग्निफिकेशन मिल गया कि नहीं मिला? कितना मिला? ये अगर 10 है तो मैग्निफिकेशन बताओ, 100/10 यानी 10। ऑफ कोर्स माइनस आएगा क्योंकि ये रियल इमेज है जो उल्टी बनेगी, और यहाँ रियल की वर्चुअल है वो तो जैसी है वैसी रखता है। तो मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में हमेशा माइनस आता है क्योंकि हमें उल्टा दिखता है। ठीक है, ट्यूब लेंथ कितनी हो गई भाई? 110, 100 + 10। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं यार मैं तो जो है डी पर देखना चाहता था, डी पर देखना चाहता था, बताओ मुझे मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? तो मैं यू निकालूं पहले कि भाई डी देखने के लिए यू निकालना पड़ेगा। यू निकालने के कौन कौन से तरीके सीखे हैं अपन ने? पहला तरीका यू मिनिमम निकालने, किया था क्या अपन ने? यू मिनिमम क्या था बताओ? यू मिनिमम बोलो, d इंटू एफ बाई डी प्लस एफ। तो ये सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 10/35, 50/7, 7.1। और क्या कैसे सोच सकते हैं और बताओ? मैक्सिमम एम कितना मिलेगा इसमें खुद सोच लो। वैसे आई पीस है ना ये, तो नॉर्मल केस में एम कितना मिलता है? d/f यानी 2.5, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3.5। और जब m मैक्सिमा होगा तब u मिनिमा होगा, तो u मिनिमा होगा वो आ जाएगा, बोलो 25/3.5, ये भी दे देगा 7.1। या ये भी दोनों ही चीज मुझे याद नहीं रही, कोई बात नहीं यार। कहां देखना चाहता है?
बोले डी पे, डी मतलब 25 पे देखना चाहता है ना, लेंस की इक्वेशन तो आती है ना, लेंस की इक्वेशन लिख ले, क्योंकि इसको इमेज तो अल्टीमेटली जब ये डी पे बनाएगा तभी तो तू डी पे देखेगा भाई। तो अपन वो कर लो, 1/v, v यानी 25, u निकालेंगे, f का वैल्यू 10 रख लो, सॉल्व कर लो, फिर ही आ जाएगा 7.1। तो आप मर्जी पड़े जिस तरीके से आगे बढ़ो, आपको u मालूम पड़ गया ना अगर d देखना है तो, और एक बार u मालूम पड़ गया तो क्या अब m मालूम पड़ गया, कितना आया 100/7.1। मैंने यही तो सिखाया आपको, इन दोनों दूरियों का रेशियो ले लो, m आ जाएगा और सम कर दो, ट्यूब लेंथ है। यानी अगर मैं डी पर देखना चाहता हूं तो ट्यूब लेंथ कितनी रखूं, जवाब दो, कितने रखूं? ये तो 100 और ये 107 और जोड़ दो, 107.1, और मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा 100/7.1। नॉर्मल केस में कितना मिल रहा था 100/10। नॉर्मल केस में ट्यूब लेंथ कितनी थी 110। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो ट्यूब लेंथ है वो कितना रखा जा सकता है। तो आप तुरंत कहेंगे सर देखो 107.1 से लेके 110 के बीच में आप रख सकते हो, 110 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10, और 107.1 रखोगे तो आंसर मिलेगा 100/7.1 जो लगभग 14 आ जाएगा। बात हो गई। अब कोई मुझसे कहे 108 रख लें क्या, बिल्कुल सर रख लो, कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा 100/8। 109 रख लें क्या, बिल्कुल रख लो, कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा 100/9। कोई कहे सर ये तो आदमी यूं कह रहा था मैं तो 50 सेंटीमीटर दूर देखूंगा, तो सर उसको कितना एम मिलेगा। अब 50 सेंटीमीटर दूर देखूंगा तो पहले इस लेंस से पूछो कि यार तू बता यू कितना रखेंगी तो 50 पे इमेज बना दे, क्योंकि वो आदमी क्या चाहता है, ये आदमी क्या चाहता है, कहाँ देखना चाहता है 50 पे। तो 50 पे देखेगा किसको, एक बात खुद ही सोचो, किसको देखेगा, ये इमेज को ही तो देखेगा ना। तो उसके लिए यू निकालें अपन, कोई रिलेशन आता है कि अपने को, कौन सा आता है 1/v, वही रिलेशन तो वही आएगा। तो 1/v, v की जगह 50, u निकालना है, f 10 है, तो ये आ गया अपने पास में कितना है बोलो यार, 50 एलसीएम ले लूं, 6 आ गया ऊपर, तो u का वैल्यू आ गया अपने पास में -50/6 कितना हो गया, हाँ 8.848 हो गया ना। हाँ बोलो बोलो आ गया कितना 8.33, यानी इतना दूर रख लेंगे तो बन जाएगी। तो अब मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा 100/8.3। बोले तो अपन कौन सा फार्मूला काम में ले रहे हैं, यार हमें कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं भाई इसने इमेज बनाई, इससे कितना रखना है, बोले तुम बताओ तुम्हें कहाँ देखना है। तुम कह रहे हो मैं तो मजे में देखूंगा तो 10 रख ले भाई, मैं तो मैक्सिमम अपना यूज करूंगा तो यार तू 7.1 रख ले। नहीं नहीं मैं तो 50 सेंटीमीटर दूर देखूंगा, तो मेरी कैलकुलेशन बता रही कि इसको मुझे रखना पड़ेगा यू को 8.33, और अकॉर्डिंगली मेरा मैग्निफिकेशन होगा कितना 100/8.3। मैं तो 109 रखूंगा भाई, रख ले 109 रख ले, 100/9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैसा भी सवाल आप कर लिए, और अभी तक आपके पास कोई फार्मूला की जरूरत ही नहीं है, कोई फार्मूला जो नहीं है। अब मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूं, आप ही लिख लेंगे, 2 फार्मूला निकाल देता हूं। एक बात बताओ, क्या लेंस है, एफओ है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल है, तो ये कितना दूर होगा, इन्फिनिटी पे होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा, एस्ट्रोनॉमी है, तारे देख रहे हैं, कहाँ इमेज बनेगी, कहाँ इमेज बनेगी यार, फोकस पे बनेगी। क्या आईपीस है, एफ है। अगर मैं नॉर्मल रह के देखना चाहता हूँ कहाँ, कैसा नॉर्मल, तो ये बताओ ये दूरी कितनी रखोगे, हाँ एफ ही रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि इन्फिनिटी में देखना चाहते हैं। अब रेशियो क्या बना FO/FE, और ट्यूब लेंथ क्या बनी FO+A। क्या किताब में नहीं है क्या फार्मूला, बोले अच्छा सर ये यही है क्या 100/10 जो अपन कर रहे हैं यही है। बोले मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी सर, आपने तो कह दिया था रेशियो लेना, हाँ वही। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे तो डी पे देखना था,
100/7.1 की बात कर रहा हूँ, जो 14 आएगा आंसर, वो उसके लिए किताब वाला एक फार्मूला रटने के लिए क्या देता है, वो क्या कहता है, कौन सा फार्मूला है वो भी अपन निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं डी पर देखना चाहता हूँ, कहां पे, डी पर, तो क्या इसमें तो कुछ होना नहीं है तो एस्ट्रोनॉमिकल, पर देखना क्या है, डी पर। ये कौन है, एफ ओ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। ये इमेज कहाँ बनाएगा बताओ, खुद ही बताओ, फोकस पे। अब ये दूरी लेनी पड़ेगी ना अपने को, कितनी लेनी पड़ेगी, यू मिनिमम, याद आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या यू मिनिमम लेनी पड़ेगी, यू मिनिमम नहीं आए तो इस फार्मूले से कर लेना, याद है ना आपको, यहाँ डी लिख करके कर लेना, क्या है यू मिनिमम, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, पक्का। तो जैसे आप वो करोगे, ये वैल्यू आ गई अपने पास में, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अब इन दोनों का रेशियो ले लूं, एम आना चाहिए ना, दोनों का जोड़ कर दूं तो क्या आ जाएगा, ट्यूब लेंथ, और एम आ जाएगा, एम बताओ, एफ ओ अपॉन डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। डी को यही अंदर ले जाएं तो ये आएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। आपको शायद जिन्होंने याद कर रखा हो फार्मूला वो जानते होंगे कि जब हम इमेज डी पर देखते हैं तो ये फार्मूला आता है। इसमें आप रख दो एफ ई की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू रख दो अपना 25, आंसर आ जाएगा 14, जो अपना 100/7.1 से। तो सारे काम रट के भी होते हैं और सारे काम समझ के भी, पर ये रटने वाला दो आंसर देगा, कौन कौन से, या तो डी पे देखेगा या इन्फिनिटी पे। किसी ने 40 सेंटीमीटर दूर कहने की कह दिया तो फार्मूला गड़बड़ जाएगा, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं मैं 40 पे करूं क्या, पर अपने कोई दिक्कत नहीं है। हम इक्वेशन से पूछेंगे यार ये 40 पे देखना चाह रहा है, तो कहेगा अरे यू को ऐसा ले ले भाई कि वो इमेज कहाँ बना दे, 40 पे बना दे, और जो भी तेरा यू आए 100 से उसको डिवाइड कर देना, तेरे को एम मिल जाएगा। यही तो कंसेप्ट है ना। तो आप इस तरह से एक टेलीस्कोप का बेसिक समझ सकते हो। और एक चीज यहाँ पर क्लियर आ रही है, देखो एम अगर आप अच्छा लेना चाहते हो, मैग्निफिकेशन अगर आप अच्छा रखना चाहते हो, तो एफ ओ क्या रखो ज्यादा और एफ ई रखो कम। माइक्रोस्कोप में एफ ओ भी कम रखते थे, एफ ई भी कम रखते थे, यहां एफ ओ ज्यादा रखना है। अब दो बातें हो गई ना, साइज भी बड़ी रखनी थी कि नहीं रखनी थी, क्यों, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए साइज बड़ी रखनी थी। और एफओ ज्यादा क्यों रखा, एम बढ़ाने की। एफ ही कम रखेंगे और एफओ ज्यादा रखें। इसका मतलब कोई आपसे कहे कि टेलीस्कोप है यार मेरे पास और उसको मुझे जो है उसको बढ़िया ही बनाना है, क्या करूं, तो आप सजेस्ट करेंगे भाई उसका ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में भी बड़ा लेना और फोकल लेंथ भी ज्यादा लेना, तो एक अच्छा टेलीस्कोप तेरे को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर। पर ये जो भी मैंने अभी किया, ये दो सवाल जो किए, ये दो क्या ज्यादा ही हुए ये तो सवाल तो, पर जो भी सवाल हुए उसमें अपना एस्ट्रोनॉमिकल था, नहीं था क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ था हर बार, इन्फिनिटी। अब आप मुझे कह सकते हैं सर नहीं मैं तो पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया देखूंगा, दूर से क्यों उड़ जाएगी पास जाऊंगा, तो अब उनमें वो इन्फिनिटी नहीं रख सकता मैं, आया वो सवाल, 5 मीटर दूर पेड़ किया था उन्होंने, एम पूछा था, तो अब वो कैसे करेंगे, करके देखते हैं क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछ लेता हूं सवाल, और आपको थोड़ी भी समझ होगी तो आप कर लेंगे। कंसेप्ट ये रखना, केवल एक लाइन का कंसेप्ट है, रेशियो से एम आता है, जोड़ से ट्यूबलाइट, टेलीस्कोप खत्म। यू कितना लेना है, यू कितना लेना है डिपेंड करेगा हम देखना कहां चाहते, और इमेज का ये कितना दूरी होगी, बोले ये तो मैथमेटिक्स बताएगी, जो भी करना है चलो करके देखते हैं। समझ में आई बात, टेलीस्कोप का कंसेप्ट समझ में आया, क्या कहना है अपने को। अभी सवाल को और कर लो, ये आ गया तो मतलब समझो कंसेप्ट आया। आईपीस की साइज केवल आई रिंग के बराबर होनी चाहिए, ताकि पूरी जो ऑब्जेक्टिव है ना आपका, उससे आने वाली एनर्जी जो है ना
वो पूरी इसमें एक्चुअल में आईपीस क्या करते हैं मैं बताऊं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आईपीस। अब मान लो ये लाइट आ रही है, कहाँ जाएगी, फोकस पे, और ये भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो ये भी एफ ही है। तो इससे जो भी लाइट एंटर करे वो इसमें से बाहर आ जाएगी। जानते भी हैं अपन, ये सेकंड फोकस है, फर्स्ट है जो पैरेलल ही आ जाती है, मैंने सिखाया भी था आपको। तो इसकी साइज इतनी तो हो ना कि जितनी ये सारी एनर्जी जो आई इसमें आ जाए। तो अगर ये एफओ है, इसका डायमीटर मान लो जो भी है, और ये डायमीटर इसका भी जो डायमीटर है, और एंगल आप ये दोनों बराबर हैं, तो जो फोकल लेंथ का रेशियो है, किनका, फोकल लेंथ का रेशियो, उतना ही इन दोनों के डायमीटर का रेशियो होना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि जितनी एनर्जी यहां से एंटर करेगी उतनी एनर्जी इधर आएगी, और तब आपका फील्ड ऑफ व्यू ठीक रहेगा। तो ये जो आईपीस है, इसका साइज, मिनिमम साइज कैसे डिसाइड होना है, जितना इनकी फोकल लेंथ है। जैसे अपन ने 100 लिया था, ये 10 लिया, कितना रेशियो है, 10 आ गया ना, 100/10। तो अगर ये मान लो 1 मीटर का डायमीटर है, कितने का, 1 मीटर का, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इसमें जो भी एंट्री आएगी वो इधर से एग्जिट करेगी। ऐसा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। और पूछिए, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ। यहां ये पेड़ है, ऑब्जेक्टिव लेंस से 5 मीटर दूर है, ये एफओ है 1 मीटर। यहां आईपीस है, मान लो इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। भाई एफओ ज्यादा रखना था, 1 मीटर रखा अपन ने, सॉरी, एफओ कितना रखा, 1 मीटर, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी रखी, 5 मीटर। फर्स्ट फोकस यहाँ है 1 मीटर दूर, आईपीस यहाँ है 5 सेंटीमीटर। ये पर्सन उस पेड़ को इस टेलीस्कोप से देख रहा है। पहला केस, पहला केस, वो नॉर्मल रह के देखना चाहते हैं, कैसा, नॉर्मल। बताओ एम क्या मिलेगा और एल क्या रखनी, करके बताओ मेरे। वो नॉर्मल रह के देखना चाहते। देखिए, क्या नॉर्मल रह के देखना चाहते हैं, यानी इधर ये दूरी 5 रखनी ही पड़ेगी। अब वो कितनी रखनी पड़ेगी ये भी सोच लो। ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर है, एम निकाल के वी निकाल लेता हूं, या जैसे चाहो इक्वेशन से निकाल दो। 1/v, 1/u, 1/f, सबसे छोटी इक्वेशन। कोई दिमाग भी नहीं लगना है, 8वीं कक्षा का दिमाग लगना है। अब वो भी दिक्कत है तो कुछ कर नहीं सकते। वी आया 5/4 मीटर, 1.25 मीटर।
यानी 125 सेंटीमीटर। एम कितना है बताओ? 125/5 यानी 25, और एल 130। 130, 125+5 आंसर है। ये किस केस में है? नो, एग्जाम में आया सवाल। और मेरे ख्याल से इक्वेशन तो अपन ने 8th क्लास की लगाई, और सिर्फ यही तो, और वो कंसेप्ट लगाया कौन सा? रेशियो से एम और जोड़ से ट्यूब लेंथ। इससे ज्यादा टेलीस्कोप है ही नहीं। किताब वाला बनाता रहता है, मर्जी पड़े 50 साल में, हमें नहीं चाहिए। हमारे तो एस्ट्रोनॉमिकल था तो ये दूरी करनी नहीं पड़ी थी सॉल्व, डायरेक्ट 100 लिख दिया करते थे। क्यों भाई? इन्फिनिटी वाला है तो कहाँ इमेज बनाएगा? फोकस पे। अब एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है तो भाई जितनी दूर है उसकी इमेज तो बनवानी ही पड़ेगी ना आखिर। बस वो थोड़ी सी इक्वेशन लिखनी पड़ी, एक स्टेप हल्का सा करना पड़ा। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे 125 निकालने के लिए। फर्स्ट एम निकाल रहा हूं मैं, एफ कितना है 1 और एक्स कितना है 4 मीटर। रियल की क्या दिखेगी? रियल यानी इन्वर्टेड, और वी आ जाएगा एम यू। एम और यू का वैल्यू, एम का वैल्यू ये, यू का वैल्यू कितना -5, तो वी का वैल्यू +5/4। आप चाहें तो इससे कर लेते, m = f/f + u। f की वैल्यू 10, u की वैल्यू -10, सॉरी क्या, f की वैल्यू 1 मीटर में चल रहे हैं ना 1, और u की वैल्यू -5, -1/4। ये आ गया। करने वाला चाहिए, नहीं होने का तो कोई कारण है नहीं है। अपन ने हर तरह से सवाल कर रखे। कितने लोगों ने कर लिया था ये सवाल? वेरी गुड। अब देखें डी पर, देखो अब इसको, इस पार्ट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब डी पर देखना है तो कहां छेड़छाड़ होगी? इधर वाले हिस्से में। डी के लिए आंसर निकालो बेटा। डी पर देखना है। इधर ऑनलाइन सब ठीक है भाई? ऑनलाइन, राइट, थैंक यू। मैग्निफिकेशन 30 देख लेते हैं। 20 नहीं, 30 तो क्या आएगी, देख लेते हैं जो भी है। ये कितना रखेंगे डी पर देखने के लिए? बोलो। 25/6 नहीं आई बात समझ में? D/F से 5 आ गया, और एक बढ़ा के देख लो 6, 25/6 करो 4.1, तो ये दूरी आपको 4.1 लेनी पड़ेगी। तो आपका आंसर आएगा बेटा 125/4.1, ये जो भी आ रहा है। जो भी आना यहां से आएगा। और ट्यूब लेंथ कितनी? 129.4.1, सॉरी, हाँ 129.4। क्लियर हो गया ऐसे? तो 129.1 पे रखोगे तो मैग्निफिकेशन आएगा इतना, और 130 रखोगे तो मैग्निफिकेशन आएगा कितना? 25। तो 25 से बढ़ के इतना हो जाएगा। कोई कहे 129.5 रखूं तो रख सकता है क्या? रख सकता है। कैसे? 129.5 तो रख ही सकता है। इससे लेके 130 के बीच में कुछ भी रख ले, मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? अगर ये 129.5 रखा तो ये रहेगा 125, और ये रखेगा, ये होगा 4.5, तो रेशियो कितना आएगा? 125/4. उससे आंसर। कोई कहे ये तो 25 पे नहीं देखना चाहता, ये तो 50 पे देखना चाहता है, तो यू निकाल लेंगे बेटे। नहीं निकालेंगे क्या? 50 पे देखने के लिए यू कितना आएगा? 1/v -1/u = f की वैल्यू 5 रखो। 50 पे देखने के लिए यू निकाल लो, जो भी यू आए वहां रख देना, दोनों का रेशियो ले लेना, एम आ जाएगा, दोनों का जोड़ लगा देना, ट्यूब लेंथ आ जाएगी।
इसका मतलब मामला बहुत साधारण सा है। पहले लेंस को इमेज बनानी है, दूसरे से हमें देखना है। पहले ने कहाँ इमेज बनाई ये पता कर लो, कहां से हमने देखा ये पता कर लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, एम आ जाएगा। दोनों का जोड़ निकाल लो, ट्यूब लेंथ आ जाएगी। बोले चलो अपन कहाँ ये पीछे यू कितना लेंगे, इमेज तो खैर बनेगी, वो लेंस बनाएगा, वो तो मालूम है, कैलकुलेशन से हो जाएगा। इन्फिनिटी है तो एफ आ जाएगा, 5 मीटर है तो जो भी आना है आ जाएगा, कहाँ इमेज बनेगी। फिर हम यू क्या लेंगे। तो यार ये सोचने से पहले ये सोचो कि तुम देखना कहाँ चाहते हो। तुम रिलैक्स रहना चाहते हो तो एफ ले लेना, तुम डीपर देखना चाहते हो तो यू मिनिमम ले लेना, और कहीं और जगह देखना चाहते हो तो इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेना कि यू कितना चाहिए, बस वो रख देना, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है। मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। इमेज वैल्यू इन्वर्टेड मिलेगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि वो रियल का रियल जब हुआ तो इन्वर्ट हो गया। तो कई जगह हो सकता है मैंने माइनस नहीं भी लगाया हो, तो आप मान के चलिएगा कि आंसर मैग्निफिकेशन का हमेशा नेगेटिव है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गई बात? अब एक पॉइंट और मेरा बचा था, उसको करूं। डिफेक्ट इन आई, वो देखेंगे क्या मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है। ये चारों डिफेक्ट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। रेनबो बना देंगे, 2 मिनट लगते, पर थोड़ा खुद ही पढ़ ले, एनसीईआरटी में तो दिक्कत तो नहीं है ना। केवल ये तो बताना है लाइट गई बूंद से मेरे पास वापस है, बन गया रेनबो। देख, सबसे पहले हम बात करें मायोपिया की। मायोपिया क्या है इसको समझते हैं। मायोपिया में जैसे मान लो ये पर्सन है, ये लेंस है, ये कॉर्निया वगैरह है, सबकी मिलके पावर हम जानते हैं इतनी होती है रूटीन में, जो पैरेलल लाइट आ रही है वो कहाँ जाना चाहिए, रेटिना पे जाना चाहिए। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए। हम बिल्कुल भी एकोमोडेट नहीं करें, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेटिना पर जाए, इतनी नेचुरल पावर हमारी होना चाहिए। सीखा था हमने। इन्फिनिटी पे देखते हैं तो रिलैक्स रहते हैं, पास देखते हैं तो एकोमोडेट करते हैं, 4 डायोप्टर तक हम लगा पाते हैं, 25 सेंटीमीटर दूरी तक एकोमोडेट कर पाते हैं। नियर पॉइंट हेल्दी पर्सन का 25 होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी। ये हेल्दी आई का डायग्राम। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा कॉर्निया है, इसमें नहीं बात है, बात यहां है रेटिना में। बाय द वे जो बॉल है वो थोड़ी इलोंगेट हो जाए, ऐसे हो जाए, तो आप देखो ये जो एनर्जी है रेटिना पे फोकस नहीं हुई, रेटिना से पहले फोकस हो। एक्चुअल में ये तो जहां फोकस होना था वहां हुई, रेटिना ही वहां नहीं है, बॉल इलोंगेट हो गई। जेनेटिक रीजन से ऐसा हो जाता है। तो अब क्या हो, क्या इन्फिनिटी की इमेज रेटिना पे बन रही है? बोले नहीं बन रही सर। तो इसका मतलब इसको इन्फिनिटी पे साफ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, यानी इसको दूर की चीज साफ नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। क्या रेटिना से पहले इमेज बनी? बोले हाँ, इसीलिए इसका नाम हो गया नियर साइटनेस। क्या कहलाता है ये? नियर साइटनेस कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। इस पर्सन को दूर की चीजें देखने में दिक्कत आती है।
दूर की चीजों का इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किया जाए। तो बात यह है कि इसने इसको कन्वर्ज किया था। अगर ये थोड़ा कम कन्वर्ज करता, थोड़ा सा इसकी पावर कम हो जाए, तो क्या थोड़ा दूर जाके फोकस नहीं होगा? भाई जितनी ज्यादा पावर होती है उतना जल्दी फोकस होता है, ज्यादा मुड़ जाती है। तो थोड़ा इसकी पावर कम कर दीजिए। पॉजिटिव पावर वाले की कम पावर कैसे करें? साथ में नेगेटिव पावर मिला दें। क्योंकि हम सिलेरी मसल की मदद से पावर कम तो नहीं कर सकते। मैंने आपको सिखाया था कि आप जब एकोमोडेट करते हैं तो अपनी पावर केवल बढ़ाते हैं, कम नहीं कर सकते। तो अपने पास एक ही रास्ता है कि एक लेंस साथ में लगाना पड़ेगा, वो नेगेटिव पावर का होना चाहिए, ताकि इसके कॉम्बिनेशन में जाके इसकी पावर थोड़ी कम कर दे। और पावर थोड़ी कम कर दे तो ये जो पीछे जा रही है रेटिना पर, वो इमेज, गलत बोला थोड़ा, रेटिना पीछे है और ये आगे है, तो वो इमेज कहाँ पहुंच जाए? रेटिना पर। ये अपनी बात है। अब हम कहेंगे सर ये होगा कैसे? ये भी मैंने बता दिया, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। ठीक है, अब डाइवर्जिंग लेंस कितनी पावर का लगाएंगे? नेगेटिव पावर का पावर कम तो करना है, क्योंकि अपन जब पावर कम करेंगे, जब हम पावर कम करेंगे तो नेट पावर कितनी हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये एनर्जी रिलैक्स होके कहाँ जाएगी? काम हो गया अपना। पर क्वेश्चन यही तो है कि भाई इसकी पावर या फोकल लेंथ क्या लें, ये कैसे तय करें, ये देखते हैं। तो जैसे आई है और ये लाइट आ रही, पहले लाइट आ रही और ये लाइट यहां है, यही प्रॉब्लम है ना इसके। ऑब्जेक्ट कहाँ है अभी? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, लाइट यहां है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा अगर पास आने लगेगा तो क्या अभी भी इमेज यहीं रहेगी या वो थोड़ा उधर आगे हटेगी? दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं लेंस में, याद आ गया? तो मान लो जब आप यहां पहुंचे तब ये खिसक कर यहां आ गई। आपने कुछ नहीं किया, तो इमेज अपने आप ही, ऑब्जेक्ट चला तो इमेज इधर आ गई। क्या वहां से आने वाली एनर्जी परफेक्टली रेटिना पे आ गई? इसका उस जगह का नाम पड़ गया फार पॉइंट। फार पॉइंट वो जगह होती है जहां से आने वाली एनर्जी हमारे बिना प्रयास के, हमारे बिना एकोमोडेशन किए, नेचुरल पावर से ही कहां चली जाए? रेटिना। वही तो फार पॉइंट। हेल्दी पर्सन के लिए वो कहां होता था? इन्फिनिटी। इसका यहां है, मान लो दूरी 2 मीटर है। तो आप कहेंगे सर इसका आप ये कहना चाहते हैं कि इसका फार पॉइंट 2 मीटर दूर आ गया? हाँ, इन्फिनिटी पे नहीं रहा, नहीं रहा। तो फिर तो 2 मीटर पे देखता होगा तो रिलैक्स रहता होगा। हाँ, यानी इसको 2 मीटर से जो दूर की चीजें हैं वो साफ नहीं दिखती, क्योंकि 2 मीटर से दूर जो भी होगा, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, उनकी इमेज रेटिना से पहले बनती है। तो इस पर्सन को 2 मीटर से ज्यादा दूरी की जो ऑब्जेक्ट है वो देखने में दिक्कत है। इसका फार पॉइंट 2 मीटर पे है। अब क्वेश्चन ये उठा कि करेक्शन कैसे किया जाए। तो ये बात तो सही है कि इसकी आंख 2 मीटर से ज्यादा दूर साफ नहीं देखती। अब ये भी और लोगों की तरह नॉर्मल बिहेवियर चाहता है, सबको इन्फिनिटी तक दिखता है साफ, तो ये भी चाहता है मेरे भी ऐसा कर पाऊं। तो फिर जो लेंस लगाया जाता है उसका जो पर्पज है वो क्या करता है? लेंस जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है ना अपने, ये लेंस अगर उनकी इमेज को 2 मीटर पे बना दे, कहां बना दे? 2 मीटर। तो इसकी इमेज फिर इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट, और ये देख लेगा इन्फिनिटी। बस यही पर काम है इसका। लेंस का काम ये है
कि इतनी पावर का लिया जाए या ऐसा लेंस लगाया जाए कि इसकी इन्फिनिटी वाली की इमेज को कहां बना देंगे, 2 मीटर। बोले सर फिर तो ये इक्वेशन लिख दें क्या अपन, 1/v 1/u 1/f। कहाँ इमेज बनवाना चाहते हो, बोले 2 मीटर पे। किसकी, इन्फिनिटी की। एक तरह से आपने इन्फिनिटी को 2 मीटर पे बनवा ली, इन्फिनिटी को 2 मीटर पे बुला लिया एक तरह से। कितना एफ चाहिए, एफ आ गया -2 मीटर। इस 2 मीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं, फार पॉइंट। तो हमारी इक्वेशन हो गई -फार पॉइंट इन्फिनिटी 1/f, f इक्वल टू -फार पॉइंट। तो जहां भी आपका फार पॉइंट है ना, अगर आपका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर दूर है तो आप 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंस ले लें। आपका फार पॉइंट अगर 1 मीटर दूर है तो आपको 1 मीटर फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंस लेना है। ये करेक्शन हो गया किसका, मायोपिया। इन्फिनिटी से आने वाले का वो इमेज कहां बना देगा, फार पॉइंट। आप उसको देख लो, एक तरह से आपने इसकी मदद से इन्फिनिटी को अपने फार पॉइंट पे बुला लिए, काम हो गया। ये मायोपिया का करेक्शन। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लो एक पर्सन को मायोपिया है और उसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे, कितने पे, उसको कितनी पावर का लेंस लगाना, बताओ। फोकल लेंथ क्या रखनी है, -50। पावर, पावर माइनस या प्लस, माइनस, कितनी, 2 मीटर डायप्टर। अब मैं एक जो सवाल पूछना था, ये सवाल नहीं पूछना था, सवाल ही पूछना था कि वो लेंस लगाता है, नाक पे चश्मा लगाता है, और ये चश्मा आंख से, उसका फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर, उसका फार पॉइंट का है 50 सेंटीमीटर, चश्मा लगाता है और चश्मा का लेंस आंख से 2 मीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर दूर है। कितना, 2 सेंटीमीटर। अब बताओ ये लेंस कितनी फोकल लेंथ का लेना है। ऑप्शन है 50, माइनस तो खैर लग ही रहा है ना, वो तो अपनी जगह, 50, 48 या 52। 4 ऑप्शन मतलब ऐसे देंगे वो तो ऑप्शन, 50, 48 और 52, 3 ऑप्शन आपको दी। बताओ आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। आपका चश्मा ना आंख से, आपका आंख का लेंस कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है। ये पर्सन कितनी फोकल लेंथ का चश्मा पहनेगा, कितने लोग 48 समझ पा रहे हैं, बोलना नहीं, समझ पा रहे हैं कि हाँ ये हो। एक चांस होता है ना आगे समझ के, 4-5 लोग समझ पा रहे हैं, जबकि कंसेप्ट अभी भी वही है। एक बात बताओ, आपको कहां दिखता है 50, लेंस की क्या जिम्मेदारी, आपको 50 पे दिखता है ये बात पक्की है। अब इस लेंस की ये लेंस आंख से कितना दूर है, 2 सेंट। ये लेंस आपको क्या करके दे, जहां हमें दिखता है वहां इमेज बनाए। वो पॉइंट हमारा फार पॉइंट हमारी आंख से कितना दूर है, 50, और ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट लेंस से कितना दूर है, 48। तो क्या ये लेंस इन्फिनिटी से आने वाले की इमेज खुद से 48 बनाए या खुद से 50 बनाए, इससे तो 48 पे बनाए ना, क्योंकि वो पॉइंट यहां से अपने आप 50 हो जाएगी और उसको उसी को देखना है। तो ये लेंस इमेज कहां बना के दे, 48 पर, किसकी इमेज, जो इन्फिनिटी पर। ये इक्वेशन आंख के लिए है कि लेंस के लिए, लेंस के लिए। तो इसका मतलब हमें ये फार पॉइंट की जगह क्या लेना पड़ेगा, 48 लिखना पड़ेगा, ताकि ये लेंस इन्फिनिटी से आने वालों की इमेज 48 पे बना दे और वो आंख से कितना हो जाए, 50 हो जाए,
और हम उसको देख सकते। अल्टीमेटली देखना आंख को है और इमेज बनाने का काम लेंस का। तो लेंस इमेज वहां बनाए जहां हमें दिखता है, यानी लेंस इमेज बनाए कहां, 48 पर, ताकि वो पॉइंट आंख से कितना पड़ जाए, 50, और हमारा डिफार पॉइंट कितना है, 50, तो हम उसको देख सकते। ये कंसेप्ट समझ में आए बेटे या नहीं? ये सवाल आता है। वो वाला नहीं आता 50 वाला या 48 वाला आता? 50 वाला तो कक्षा 8 का सवाल है, 12 में जाके वो चश्मे का करेक्शन है। वो यूं कहेंगे बोले सर वो फिर 50 का कौन, वो कॉन्टेक्ट लेंस जो आंखें चिपक के रहे ना, वो तो 50 चाहिए। आंखें चिपक के रहने वाला कौन, कॉन्टेक्ट लेंस। यानी कॉन्टेक्ट लेंस बना रहे हो अपने के लिए तो 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिएगी, उसके अनुसार पावर निकाल लो। और अगर आप चश्मा बना रहे हो तो चश्मे की फोकल लेंथ 50 नहीं चाहिए यार, 48 चाहिए, ताकि इमेज जो बना के दे खुद से 48 बनाए पर आंख से 50 हो जाए और उसको देख पाए। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना पड़ता। इसी तरह का करेक्शन में अभी हाइपरमेट्रोपिया में भी डालने वाला हूं। यहां दिक्कत हो तो पूछ लो मुझे अच्छी तरह से। देखना हमें है, इमेज लेंस को बनाना, ये कंसेप्ट रखो दिमाग। आगे बात, मायोपिया क्लियर हो गया। मायोपिया में क्या यूज करना है अपने को, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कितनी फोकल लेंथ का, इक्वल टू फार पॉइंट, या इतनी फोकल लेंथ का कि वो इमेज बना के हमें दे दे हमारे फार पॉइंट पर। यूं कहें तो और जल्दी अच्छा हुआ, वो कहाँ इमेज बना के दे दे, हमारे फार पॉइंट पर वो हमें इमेज बना के दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। वो इन्फिनिटी को फार पॉइंट पे बुला ले, इन्फिनिटी वाले की इमेज को हमारे फार पॉइंट पे बना ले। हमारा फार पॉइंट हमसे 50, भाई उससे तो 48 है ना, तो इक्वेशन तो लेंस के लिए लिख रहे हैं ना, तो 48 इमेज बना दे यार, मेरा काम हो जाएगा, मेरे फार पॉइंट पे बन जाएगी। ये कंसेप्ट। हाँ, अरे फार पॉइंट तो आंख की प्रॉपर्टी, बढ़ क्यों जाता। इमेज जो बनाता, अगर ये लेंस कितने का लेता मैं, 52 का, तो वो 52 दूर इमेज बना देता। वो तो फोकल लेंथ अगर 52 रखता तो v बनता -52 पर, तो वो पॉइंट आंख से कितना दूर होता, 54 होता। तो क्या 54 पे दिखता है क्या उसको, तो बेकार हो गया ना। तो उसको तो दिखता ही 50 से, तो 50 से बनाए बस वो। तो ये 48, अब इसको 48 लेके देखो, तो इससे इससे ही 48 दूरी पे बनाएगा, तो आंख से कितने पे बनाएगा, 50 पे, तो देख लेगा वो, बात हो जाएगी। ऐसा 50 का लेंगे तो आंख से 52 पे बनाए, खुद से 50 पे बनाएगा, तो आंख से तो 52 हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया ना। आंख से 50 चाहिए, फार पॉइंट आंख का है, लेंस का थोड़ी है। और इमेज बनाना लेंस को। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात? आगे बात करूं, आप पहले भी तो करते होंगे ये सवाल, कैसे करते थे? ऐसे ही चल रही थी गाड़ी भाई। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, जो मतलब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है इसमें, पर ये तो बताएगा ना कोई कि पावर पॉइंट किसका, चश्मे का या आंख का। ये तो आइडिया आना ही चाहिए, बिना उसके बाद कर ही क्या रहे थे इतने दिनों से। भाई देखो, अचीवर बैच का मतलब होता है हमें सब आता है और बस होने वाला सिलेक्शन था, बस थोड़ा सा बच गया, 2-4 सवाल ज्यादा सही हो जाए तो हमारा काम हो जाए। ये अचीवर बैच की परिभाषा है मेरे हिसाब से, है ना भाई। और जीरो से शुरू करना है तो वो तो लीडर ही तो है, और क्या फिर अचीवर जबरदस्ती से अचीवर बैच का अचीवर का मतलब तो ये कि हाँ भाई, ये था कि यार 2-4 सवाल और सही हो जाते एक सेक्शन में तो हमारा काम हो जाता। तब तो समझो हमें केवल ऐड करना है,
और अगर सारा ही पढ़ना है तो फिर तो लीडर ही हुआ यार, फिर सारा ही पढ़ना है तो फिर अचीवर का क्या हुआ। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, तो वरना कई कहते मेरा अचीवर में कर लिया, मैंने अचीवर में एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको अचीवर वाली फीलिंग मुझे कम आती है ना। मैं 4-5 बच्चे अगर बता पा रहे हैं, केवल ये तो मैंने पूछा था कि इमेज बनानी कहाँ है, इसका हमारे को बहुत बेसिक की जरूरत अभी भी है। बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करने की जरूरत है। थोड़ा सा यूं नहीं चलेगा काम, 4 सवाल का फायदा से काम चलने वाला नहीं है। थोड़ी मेहनत जबरदस्त करने की जरूरत है, तब जाके बैठेगा मामला। और आगे बात करें, अब मैं बात करता हूं हाइपरमेट्रोपिया। लेंस है, कॉर्निया वगैरह सब है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही, इन्फिनिटी से लाइट आ रही, खास बात बोल रहा हूं। बोले सर इसमें तो पढ़ने में दिक्कत आती है, नहीं इसमें भी आप इन्फिनिटी ले आए। बोले नहीं इन्फिनिटी से आती है। और मान लो ये रेटिना पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए था। फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है तो जाना ही चाहिए। पर बाय द वे ये बॉल हमारी श्रिंक हो जाती, तो क्या ये एनर्जी पीछे नहीं चली जाती? पहले एलोंगेट हुई थी, अब के बॉल श्रिंक हुई, यानी इन्फिनिटी पे देख रहा है ना तो साफ नहीं दिख रहा है। आप तुरंत मुझे कहेंगे कि सर हाइपरमेट्रोपिया में तो पढ़ने में दिक्कत आती है, हमने तो ये पढ़ा था। मायोपिया में दूर दिक्कत आती है, हाइपरमेट्रोपिया में पास दिक्कत आती है। नहीं भैया, जो पढ़ा था वो गुरुजी थोड़ा कम समझते थे। अब समझो ढंग से, किताबें गलत लिखती हैं, पढ़ने में दिक्कत है। अरे पढ़ने में नहीं, हमेशा ही आनी। देखो समझो बात, रेटिना पे इमेज बनी क्या? नहीं बनी ना, तो दिक्कत ही है ना। बोले सर फिर अपन क्या करें? पावर, इसको रेटिना पे बुलाना पड़ेगा ना, पावर बढ़ानी पड़ेगी ना। बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हैं। 4 का ताकत ऊपर वाले ने दिया है, जेब खर्च दिया है 4 का, वो 4 है हमारे पास, हम जानते हैं। तो हम कहेंगे दिख जा, दिख जाएगा, पर अपना 1.5 डायप्टर खर्च हो जाएगा। मतलब 1.5 तो एक एग्जाम्पल लिया बेटे, हो सकता है एक खर्च हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बॉल में कितनी गड़बड़ हुई है। मान लो 1.5 डायप्टर मेरा, मैं इन्फिनिटी पे देख रहा हूँ, थोड़ी सी पावर बढ़ाई, साफ दिख गया। अच्छा मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मैंने पावर बढ़ाई, मालूम नहीं पड़ता। जैसे मैं वहां देख रहा हूँ, अभी मैं आधा डायप्टर यूज कर रहा हूँ 2 मीटर, मैं इनको देख रहा हूँ, मैं 1 डायप्टर यूज कर रहा हूँ, पर मेरे को मालूम नहीं पड़ता कि मैंने ऐसा किया। तो ये सब ऑटोमेटिक सा हो जाता है, यूं मान के चलो। तो अपन जब दूर इन्फिनिटी पे देखते हैं ना, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो अपना 1.5 डायप्टर लगा के, मतलब उसे पूछते हैं साफ दिखता है दूर? बिल्कुल साफ। अब वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है, मैं हेल्दी हूं, जबकि उसको नहीं पता कि तेरा 1.5 डायप्टर गया। जो तू कहीं और यूज करता वो, अच्छा कंपेयर करो, जो हेल्दी पर्सन है वो दूर देखता है, वो रिलैक्स है। और जो ये पर्सन है जो जबरदस्ती से अच्छा महसूस कर रहा है, ये देखिएगा तो हर कितने 1.5 डायप्टर लगा के रखेगा अपनी, गाड़ी चला रहा है 4 घंटे, आंखें थक जाएंगी। मूवी देखने गया 3 घंटे, आंखें थक जाएंगी। बाहर निकलेगा जो यार आंखें थक गई यार, अरे भैया फिजिक्स तो कहती है दूर देख रहा था तो इजी रहता है, थक क्यों गया? जब आपको भाई दूर देखने में तो पावर का यूज ही नहीं होता, फिर तेरी आंखें थक क्यों गई? इसका मतलब उसने क्या किया, थोड़ा सा पावर लगा के रखा, तो मसल्स में थकाना है, उसको मालूम ही नहीं पड़ा। अब उसको मालूम, किताब वाला कहता है ना पढ़ने में दिक्कत आती है उसको, अरे ऐसे नहीं आती दिक्कत। अब वो पर्सन कौन, बीमार आदमी 1.5 डायप्टर वाला, उसको मालूम ही नहीं मैं बीमार, है ना, वो 1 मीटर दूर देखेगा, कहाँ एक। अच्छा हेल्दी पर्सन 1 मीटर दूर देखता तो कितना पावर लगाता?
1/x सिखाया था ना, 1/x कितना, एक डायोप्टर लगा था। इन्फिनिटी पे देखता तो 0, 1 मीटर पे देखता तो 1 डायोप्टर। और ये बीमार आदमी कौन, हाइपरमेट्रोपिया वाला, इसका 1.5 तो वहीं लग गया था। फिर यहां देख रहा है ना 1 मीटर पे, एक एक्स्ट्रा लगना ही लगना है। ये कितना खर्च हो गया इसका, 2.5 हो गया ना, 2.5। 2.5 समझ में आता नहीं आता, मैं हिंदी बोलता हूँ थोड़ा, मुझे हिंदी ज्यादा आती है ना, तो अंग्रेजी बोल लेता हूँ, पर हिंदी में मजा आता है। तो वो, भाई आप लोग अंग्रेजी पढ़े स्कूल के आदमी, तो मुझे थोड़ा डर लगता है नहीं। तो 2.5 डायोप्टर का ही मामला हो गया 2.5 का। अब मेरा तो खर्च हो गया 2.5, है ना। बोले सर फिर अब आप और पास देख रहे हो, मान लो 40 सेंटीमीटर, कितना, 40 सेंटीमीटर। जो हेल्दी पर्सन है उसको कितना लगाना है, 2.5 सिखाया था मैंने, 100/40 कर लो। इसके तो खर्च हो गए 4, इसका जेब खाली, 4 डायोप्टर गया इसका। अभी 40 से इधर आते हैं क्या, मेरे से नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि 25 पे लाएगा तो 4 तो वो जो हेल्दी वाले को भी चाहिए, और इसके तो 1.5 एक्स्ट्रा चाहिए ना, इसको 5.5 चाहिए। ये क्या, मेरे पास तो 4 ही थे, मेरे को तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अरे तेरे को दिक्कत तो हमेशा आ रही थी, पता ही नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब इसको हाइपरमेट्रोपिया है ना, उसको हमेशा एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है। इन्फिनिटी पे ढूंढ देखता है तब भी पावर लगा के देखता है वो, और जगह दिखता है तभी वो एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा किसके कंपैरिजन में, एक्स्ट्रा नॉर्मल पर्सन की। और वो एक लिमिट के बाद, जैसे 40 सेंटीमीटर इस एग्जाम्पल में, उसके पास लाके देखना चाहेगा तो नहीं देख पाए। एक तरह से यूं कहूं, उसका नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला गया। एक्चुअली में उसको अपनी कमी का एहसास तब होगा जब वो पढ़ने बैठेगा। अब वो कितनी पावर का चश्मा ले, तो तुरंत कह दोगे सर वो कहां से देखना चाहता है, 25 से। चश्मा लाओ भाई, क्या जिम्मेदारी दें इसको, ये अपने हाथ को 25 पे रखेगा, चश्मा तू क्या करना, इसकी इमेज 40 पे बना देना, ये खुश हो जाएगा, इसको दिख जाएगा, क्योंकि 40 तक देख सकता है। यही तो करेक्शन है बेटा, हो गया काम। तो इसका इक्वेशन आएगा 1/v। लेंस की इक्वेशन किसके लिए, आंख के लिए नहीं है, इक्वेशन लेंस के लिए। कहां इमेज बनवाना चाह रहे हो, 40 पर, किसकी, 25 वाले की। ये नॉर्मल बिहेव करना चाहता है, ये अपना नियर पॉइंट 25 पे लाना चाहता है, इक्वल टू 1/f। तो यहां से आंसर आ गया 1/25 माइनस 1/40। कितना हुआ बेटा आंसर, 800 ले लो, सॉरी 200। कितना हो गया, 8 - 5 1/f। तो f आ गया 200/3। पावर हो जाएगी 100/200/3, 1.5 डायोप्टर। अभी 1.5 डायोप्टर कौन सा आ गया, जो इसको एक्स्ट्रा लगा के घूमना पड़ रहा था, याद करो। वो ये 1.5 डायोप्टर वो आ गया जो इन्फिनिटी पे देख रहा था ना, ये तब भी जरूरत थी इसको, और यहाँ भी, यानी इसको हमेशा ही 1.5 डायोप्टर की जरूरत है, हमेशा जरूरत है ना। इसको हमेशा चश्मा पहनना पड़ेगा, और किस पावर का, +1.5। तो हाइपरमेट्रोपिया को हमेशा चश्मा पहनना पड़ेगा, प्लस का। और मायोपिया वाले को हमेशा चश्मा पहनना पड़ता है, माइनस। करेक्शन के लिए नियर पॉइंट इसका दूर चला गया, उसका फार पॉइंट पास आ गया, दोनों में अंतर है। वो डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहा था, ये कन्वर्ज। फार्मूले में मैं ऐसे लिख सकता हूं, जहां उसका नियर पॉइंट है 40 की जगह नियर पॉइंट लिखते हैं, जहां वो नियर पॉइंट लाना चाहता है 25 पे लाना चाहता, इक्वल टू 1/f। ये p हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये प्लस हो जाएगा 4, 100 अपॉन माइनस नियर पॉइंट,
मान लो मैं कहूं मेरा नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, तो -2.5 आएगा, प्लस का 4 होगा, मेरा आंसर आएगा 1.5। मेरा नियर पॉइंट 50 पे चला गया है, यहाँ -50 डालूंगा, -2 + 4, 2 डायप्टर का चश्मा लगेगा। तो आप जस्ट नियर पॉइंट की वैल्यू डाल दो, आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कितने नंबर का चश्मा लगेगा, प्लस आएगा। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर है। अब मैं सवाल बनाऊं, एक कर लोगे? मान लो ये पर्सन है, इसका नियर पॉइंट जो है वो है मान लो 48 सेंटीमीटर। कितने पे? 48। वो लेंस लगाना चाहता है, लेंस आंख से 2 सेंटीमीटर दूर रहता है, ठीक है। वो अपना नियर पॉइंट लाना चाहता है 25 पे। उसका नियर पॉइंट है कहां पर? 48 पर। लाना कहां चाहता है? नियर पॉइंट है 48 पर, लाना चाहता है 25 पे। बताओ वो किस फोकल लेंथ का लेंस यूज करेगा? कॉनकेव लेंस से पावर कम हो जाती है बेटे, कॉनकेव की जगह डाइवर्जिंग बोलो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ठीक है, पर लेंसों में हमेशा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग शब्द काम में लो, अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी नेचर इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ हम कन्वर्जिंग लेंस काम में लेंगे, उसी की फोकल लेंथ मैंने पूछी। हाँ भाई, सवाल कर लिया, क्या है जवाब बताओ। ये इक्वेशन लिखेगा, कहाँ नियर पॉइंट लाना चाहता है? 25। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा? 25 पे। किससे 25 पे? हाँ, आई से। और इमेज कहाँ बनाना चाहेगा? 48 पर। किससे 48? आई से। अब ये पूरी की पूरी बातें लेंस के लिए लिखो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा? 23 पर। ऑब्जेक्ट रखेगा 23 पर और इमेज बनाएगा 46 पर, क्योंकि इमेज लेंस को बना दी, देखना आंख को है। आंख 25 से देखना चाहती, जहां आंख देखना चाहती है वहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, पर वो ऑब्जेक्ट लेंस से तो 23 ही रहेगा। आंख 48 पे देखना चाहती, लेंस को वहां इमेज बनाना है, पर वो पॉइंट तो लेंस से तो 46 है ना। तो उसकी इक्वेशन आएगी 1/v - 1/u = 1/f। कितने लोगों ने इक्वेशन लिखी? ये आना चाहिए। अब समझ में आया? मेरे बताने के बाद आया? मैंने फिर आपसे कहा बेटे, देखना आंख को है, इमेज लेंस को बना। कंसेप्ट जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा काम नहीं चलेगा। डायग्राम पूरा दिख रहा है, ये 2 सेंटीमीटर दिखाया मैंने, ऐसे में सोचना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को इधर? मेरे बताने के बाद आगे क्या कमी थी? वो आना जरूरी है, पहले आना अच्छी बात है, नहीं आना खराब बात नहीं। आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आए तो सीखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछो। 3 चीजें हैं। कुछ पूछना है किसी? अब क्लियर है? ऐसे सोचो। तो क्या अप्लाई करना है ये भी मैंने कहा, पर ये फार्मूला अब किताब वाला ये फार्मूला लिख देता है। अरे ये कहाँ लग रहा है? यहाँ नियर पॉइंट कहाँ लग रहा है? 25 कहाँ लग रहा है? 23 लिखना पड़ रहा है मुझे। बोले तो नियर पॉइंट 23 पे लाना चाहता है क्या? अरे नहीं यार, 25 पे लाना चाहता है, पर वो पॉइंट
लेंस से तो 23 है ना यार, तो ऑब्जेक्ट तो तुम 23 पे रखोगे ना लेंस से। इक्वेशन तो लेंस के लिए लिखनी है ना, आंख के लिए थोड़ी लिखनी है। इमेज बनाने का काम तो लेंस का है ना, ऑब्जेक्ट तो लेंस से तो 23 ही है ना, तो यू तो 23 ही रखोगे ना। और इमेज कहाँ बनाओगे, आंख से 48 पे बनाओगे, तो लेंस से तो 46 पे बनाओगे ना। तो लेंस से 23 पे ऑब्जेक्ट रखना है, 46 पे इमेज बनाना है। तो बेटे वो ऑब्जेक्ट अपने आप ही आंख से 25 हो जाएगा, और इमेज कहाँ हो जाएगी, 48 पे हो जाएगी। उसको 48 पे नियर पॉइंट है ही उसका, वो देख ही लेगा, वहां तक वो एकोमोडेट कर ही सकता है। तो सब दिमाग का काम है, बात को पकड़ना तो पड़ेगा ना अपने को कि यार हम करते क्या है। एक्चुअल में हमारी आंख ठीक नहीं होती, हम तो केवल देखते हैं, और लेंस की जिम्मेदारी होती है वहां इमेज बना के दे जहां हमें दिखता है। ये कंसेप्ट है चश्मे का। आप खुद ही सोचो यार, चश्मा कहाँ बैठा, नाक पे, आंख कैसे ठीक हो जाएगी, आंख ठीक कैसे हो जाएगी भाई, आंख तो खराब है तो खराब ही रहेगी, चश्मे से आंख ठीक कैसे हो सकती है। पर अपन ने इसको इजाजत क्यों दी नाक पे बैठने की। अरे भाई मेरी मदद कर, बोले क्या करूं, तो वहां इमेज बना के दे जहां मुझे दिखता है। ये कॉन्सेप्ट, इसलिए बोले मैं तेरी नाक पे चढ़ के बैठूंगा, ठीक है यार बैठ जाना, पर तू इमेज वहां बना दे जहां मुझे दिखता है, मेरा काम हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा, चश्मा क्या लाएगा। नहीं, तो सिंपल सी बात है। तो एक लॉजिकल अपन चलते हैं। अब इमेज इसको बनानी है, देखना अपने को है, उससे करेक्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्यों अपन ने 48 को 46 किया, क्यों 25 को अपन ने 23 किया, बस ये वहां से वो बात समझ में आ गई। देखना हमें था, अब इमेज लेंस को बनानी थी। कंसेप्ट क्लियर है भाई, अब तो कोई डाउट है तो बात करो। क्लियर बेटा, आगे बात करें। एक और बीमारी है प्रेस बायोपी। अब वो प्रेस बायोपी बीमारी नहीं है, वो एजिंग इफेक्ट है। इसमें तो डिफेक्ट है भाई, बॉल श्रिंक कर गई, पहले पीछे इमेज बनी ना बेटे, इसलिए इसका नाम है फार साइटनेस, पीछे बनना। ठीक, इसको कब देखने में दिक्कत आती है, हमेशा, हमेशा एक्स्ट्रा पावर लगाता है। पढ़ने में तो वो दिक्कत सामने ही आ जाती है, पढ़ ही नहीं पा रहा, परमानेंट चश्मा पहनना पड़ेगा पॉजिटिव पावर का। अब मान लो प्रेस बायोपिया है किसी को, उसमें उसकी बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो उसको एकोमोडेट करने में, उसकी जो मसल की जो पावर है और लेंस की जो सॉफ्टनेस है उसमें कमी आ गई। तो वो पर्सन क्या करता है, वो वैसे तो हेल्दी होता तो 4 डायप्टर तक एकोमोडेट कर सकता था, मान लो उसकी पावर कम होगी और 2 डायप्टर ही वो एकोमोडेट कर पाता है, तो इन्फिनिटी पे देखता है कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल तो ठीक है उसकी, फिर वो 1 मीटर पे देखेगा 1 डायप्टर लगा लेगा, फिर वो 50 सेंटीमीटर पे देखेगा 2 डायप्टर लगा लेगा, फिर इधर पास आएगा पावर नहीं बढ़ा पाएगा, तो उसका नियर पॉइंट कहाँ चला गया, दूर। पर ये परमानेंट परेशानी नहीं है उसकी, उसको दिक्कत केवल तब आई जब वो पढ़ने बैठा। जैसे आपने देखा होगा अपने घर के बड़े लोगों को, सुबह अखबार आता है तो अखबार यूं करके पढ़ते, थोड़ा दूर करके यूं पढ़ लेते हैं, चश्मा लगाने कौन जाए उठाए, है ना? वरना तो या अखबार आते ही वो चश्मा ढूंढने लगते हैं, अखबार पढ़ूंगा। तो केवल उनको जरूरत कब पड़ी, जब पढ़, इसका मतलब उनका भी नियर पॉइंट दूर गया, और अपना हाइपरमेट्रोपिया वाले का भी नियर पॉइंट दूर गया, दोनों में लेकिन अंतर है। वो हाइपरमेट्रोपिया वाले को हमेशा चश्मा पहनना है, और इनको तभी पहनना है जब ये पढ़े हैं। सॉल्यूशन दोनों का एक ही, दोनों को लेना वही कन्वर्जिंग लेंस ही काम में है, दोनों का नियर पॉइंट दूर जाएगा, कैलकुलेशन भी इसी तरह से होगी, केवल इनको चश्मा तब पहनना है जब पढ़ने बैठे। अब मान लो किसी के पहले से क्या था, हाइपरमेट्रोपिया, और बाद में प्रेसबायोपिया भी हो गए। मेरा एग्जांपल ले, मैं आपकी उम्र में था, यंग, तब, अभी भी उतना ही हूं। भाई इतना काम करते हैं जितना आप करता हूं, बराबर दिमाग आपके बराबर चलता है।
ज्यादा जल्दा तो मेरे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया था बेटा आपकी उम्र में, तो मैं चश्मा पहनता था, हमेशा पहनना पड़ता। हाइपरमेट्रोपिया था ना, हमेशा पहनना पड़ता। कितने डायप्टर का? 1.5। ये मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं इसलिए, 1.5 का। तो हमेशा पहन के रहते थे, प्लस नंबर का। फिर उम्र बढ़ी तो मेरी वो मसल कमजोर पड़ी, तो मेरी 2 डायप्टर रह गई। कौन सी? पावर एकोमोडेशन की। तो अब मेरे को पढ़ते समय 2 एक्स्ट्रा चाहिए, और 1.5 तो मुझे हाइपरमेट्रोपिया से हमेशा ही चाहिए। तो मैं दूर देखूं जब तो मुझे 1.5 डायप्टर चाहिए, और पढ़ूं जब 3.5 चाहिए। 2 तो वो कमजोरी, और 1.5 परमानेंट डिफेक्ट। तो मेरे ये चश्मा ऐसा ही है, ऊपर यहाँ से 1.5 नंबर का है, नीचे से 3.5 नंबर, अपना 2 है ना, 3.5 नंबर का नीचे है, 3.5 का। अब तो थोड़ा क्या, पहले तो क्या होता था, वो एक चक्का था थोड़ा सा, है ना, वो बाइफोकल कहते हैं बेटा इसको। अब ये बाइफोकल नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लेंस है। आजकल जो बनते हैं ना चश्मे, वो बाइफोकल यूज नहीं करते, अब क्या बनते हैं? प्रोग्रेसिव। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ ये लेंस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि यहाँ से इसकी पावर 1.5 है, यहाँ आते आते बीच में 2 हो गई होगी, फिर यहाँ आते आते 2.5 हो गई होगी, फिर यहाँ आते आते 3.5। तो क्या हुआ, मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो मेरी नजर तुरंत नीचे वाले सेक्शन में आती, मैं पढ़ लेता हूँ, 3.5 यूज कर लेता हूँ। और धीरे धीरे ग्रेजुअल है ना, प्रोग्रेसिव। तो अब ये कौन सा लेंस है? तो ये शब्द हो सकता है आपके एग्जाम में कोई जरूर, किताबें तो पुराने जमाने की लिखी है ना, बाइफोकल। और अब एग्जामिनर मॉडर्न आ गया, तो प्रोग्रेसिव लेंस भी तो दे सकता है ऑप्शन में। तो वो ऑप्शन ही दे दे, प्रोग्रेसिव लेंस। तो अब एक और कैटेगरी बढ़ गई, कौन सी? प्रोग्रेसिव लेंस हो सकता है। प्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ से यहाँ आए तो उसकी पावर बढ़ रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर अब वो वाला कम पहनते हैं लोग। अब आजकल 90% लोग प्रोग्रेसिव लेंस पहनते हैं। तो वो, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, एकदम बदलता था उसमें एक लेंस और सीधा नीचे 3.5, या तो 1 या 3.5। अब इसमें थोड़ा ग्रेजुअल है, तो थोड़ा दिक्कत कम आती है, आराम से यूज हो जाता है, ऐसा हम कहना चाहिए। तो बाइफोकल का समझ में आ गया बात? तो कई लोग ऐसा लिखते हैं किताब वाले, प्रेस बायोपिया में क्या चाहिए? बाइफोकल। अरे भाई, बाइफोकल की तब जरूरत पड़ेगी जब 2 चीजें हो, और केवल प्रेस बायोपिया ही है तो केवल उसको तो चश्मा ही एक चाहिए, 2 चश्मे ही नहीं चाहिए, पढ़ते समय चाहिए। तो ऊपर का है तो प्लेन रख ले, नीचे पावर लगा ले, हमेशा पहनना है तो। और अगर और कोई डिफेक्ट है तो उसको भी साथ ही मैनेज करना पड़ता है। एक और डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिस। एस्टिग्मेटिस में क्या समस्या है वो समझे। तो होता क्या है, हमारा जो बॉल है ना, ये छोटी हो गई, लंबी हो गई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो लेंस की जो कर्वेचर है ना, ये एक जैसी नहीं रहती। और इधर अलग कर्व, जैसे सर है मेरा, गोल नहीं है पूरा, तो यहाँ कर्व अलग है, यहाँ कर्व अलग है। तो यहां से ये सोचेंगे स्फेरिकल पार्ट स्फेयर का हिस्सा नहीं है भैया, स्फेयर होता तो ये रेडियस और ये वाली रेडियस सेम होती। तो ये जब इलोंगेट होती है कोई भी चीज, जैसे बॉल है, फुटबॉल की बॉल है और एक रग्बी वाली बॉल है, तो शेप का अंतर आ जाता है ना जैसे। तो कर्वेचर से पावर का फर्क। अब रेडियस से क्या आती है? पावर आती है, सब जानते हैं, पर μ2 - μ1/r। तो इसकी पावर इधर अलग हो जाती है, इधर अलग हो जाती है। तो फिर उसका करेक्शन जो करना पड़ता है, वो फिर सिलेंड्रिकल लेंस है। अब वो ऐसे समझो कि मान लो मेरी आंख में इधर जरूरत पड़ी करेक्शन के लिए, 4 डायोप्टर यूं लगाना है, और बोले यूं कितना लगाना है? बोले 3 लगाना है। अब यार मैं ऐसा कौन सा लेंस लाऊं जो इधर से 4 हो और इधर से 3 हो? ऐसा तो कोई लेंस ही नहीं मिलता। लेंस तो या तो 3 का मिलता है या 4 का मिलता है। फिर क्या करूं? तो मैं 3 का एक लेंस लाऊं, स्फेरिकल लेंस, सब तरफ 3। अब बोले सर वो एक एक्स्ट्रा यहाँ 4 कैसे लाऊंगा? तो ये मान लो ये सिलेंड्रिकल सरफेस। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस यूं लगा दूंगा अगर यूं, तो इसमें इधर पावर नहीं है, प्लेन है, और इधर कर्व है, तो केवल इधर पावर देगा। तो सिलेंड्रिकल लेंस केवल एक तरफ पावर देगा, एक डायोप्टर इधर एक्स्ट्रा दे दिया, तो 3 में एक और जुड़ गया ना, 4। 3 तो अपन ने कैसे लगा ली थी? स्फेरिकल से, और एक कहां से आ गई? सिलेंडर। तो आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा, वो ऐसा लिखता है जिसको एस्टिग्मेटिज्म होता है, सिलेंड्रिकल 3 डायोप्टर,
एडिशन, स्फेरिकल, वन डायप्टर, एक्सिस। अब किसकी एक्सिस? इस सिलेंडर की एक्सिस। 0। मान लो इधर जोड़ना होता 4, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं रखता? ये करो इधर आता, पावर इधर आती, तो इसकी एक्सिस कितनी होगी? 90 डिग्री। तो एक्सिस 120 डिग्री, एक्सिस 60 डिग्री। तो ये एक्सिस किधर गड़बड़ है, किधर का कर्वेचर में आपको लगाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी एक्सिस सेट होती है। और इसलिए उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है इसको कितनी सिलेंड्रिकल पावर चाहिए, कितनी स्फेरिकल पावर चाहिए, और उस सिलेंड्रिकल पावर की एक्सिस क्या होनी चाहिए। वो 3 इंफॉर्मेशन उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। तो वो कर्वेचर की प्रॉब्लम। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मायोपिया कैसी प्रॉब्लम है, तो इलोंगेशन की प्रॉब्लम है, नेगेटिव पावर का लेंस लगाना पड़ेगा टू करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया कैसी प्रॉब्लम है? बोले यार कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम, हमेशा पॉजिटिव पावर लगानी पड़ेगी। बोले यार प्रेस बायोपिया, बोले यार ये अपनी एकोमोडेशन पावर की प्रॉब्लम, एजिंग इफेक्ट, एज के साथ वो जो मिसल्स वीक हो जाते हैं उसकी प्रॉब्लम है, उसमें भी नियर पॉइंट दूर जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में भी नियर पॉइंट दूर जाता है, पर हाइपरमेट्रोपिया वाले को हमेशा चश्मा पहनना पड़ता, और प्रेस बायोपिया को केवल पढ़ते समय पहनना, कन्वर्जिंग लेंस यूज करें। वो कंट्रैक्शन वो किससे रिलेटेड है? बॉल के शेप से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है? एकोमोडेशन पावर से, और अपना एस्टिग्मेटिज्म कर्वेचर की प्रॉब्लम। लेंस स्फेरिकल नहीं रह पाता, डिफॉर्म होती है बॉल, तो लेंस यहां अपना कर्वेचर कुछ बदल जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए वी यूज सिलेंड्रिकल लेंस। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको समझाया डिफेक्ट ऑफ आई। अब आपके पास पूरा ये है, एक क्लास में आपकी और लूंगा, पर अभी नहीं लूंगा। जब भी कोई कहीं आपका टीचर छुट्टी जाएगा ना, तो मैं फ्री तो हुई अब, तो मैं उस रोज क्लास में आऊंगा, पर पहले से आपको नोटिस होगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो अपना टाइम टेबल में क्लास लगेगी कायदे से, तो उस रोज आप अपना मॉड्यूल लेके आइएगा। तो जो भी आपका डिस्कशन है अपना, आपके घूमना नहीं पड़े इधर उधर, आराम से अपन क्लास में, पर अपनी तैयारी आज ही कर लीजिए, मॉड्यूल को मार्क करके रख लीजिए कि ये सवाल अपने को पूछने। पर फिर भी मेरी राय ये है, खुद करिए, आपस में डिस्कस करके, नोट्स को करके, कैसे न कैसे रिवाइज करके देख के, वो बेस्ट होता है। खुद करे वो बेस्ट होता है। फिर भी जरूरत है तुम्हें हुई, वो तो बात ही नहीं करी। चलिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।